सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक नगर कहाँ स्थित है? 1. गुजरात, 2. राजस्थान, 3. पंजाब, 4. हरियाणा। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल पाकिस्तान में चले गए थे, जिसके बाद भारत के पुरातत्व विभाग ने नए स्थलों की खोज के लिए कई जगहों पर खुदाई चालू की। इनमें से एक जगह लोथल भी थी, जिसकी खोज 1954 में हुई और इसकी खुदाई 1955 से 1960 तक चली। ये शहर गुजरात में अहमदाबाद के सगारवाला गांव में साबरमती नदी के पुराने प्रवाह पर स्थित है। क्या आपको पता है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920, नेहरू रिपोर्ट 1946, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग जैसी पार्टियों के लोग शामिल थे, ने 1928 में एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन देश बनाने की मांग के साथ अन्य कई मांगें रखी गईं। इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय मांग दस्तावेज को पेश किया। क्या आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके कार्यकाल के दौरान आई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 985, 1028, 1075, 1200। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें से पहले और 10वें मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। बाकी के 8 मंडल प्राचीन माने जाते हैं। इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त कौन से मंडल से है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई? बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, वांडिश का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जून 1757 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित किया और इस युद्ध से बंगाल में फ्रांस का प्रभाव खत्म हो गया था। इस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए भारत को उपनिवेश बनाने की दिशा में एक मील के पत्थर के रूप में काम किया। क्या आपको पता है कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से भाप इंजन का आविष्कार किया था? ऑप्शन 1 मैकस बार्न, ऑप्शन 2 जेम्स बॉयल, ऑप्शन 3 एंट्रिको फर्मी, ऑप्शन 4 जेम्स वाट। भाप के इंजन का प्रयोग पहली शताब्दी से होता चला आ रहा था। पहले व्यावसायिक भाप चलित यंत्र का निर्माण थॉमस सावरी ने जेम्स वाट से पहले ही कर लिया था, लेकिन वाट ने इस इंजन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसकी वजह से वाट को स्टीम इंजन का आविष्कारक माना जाता है। क्या आपको पता है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों का आविष्कार किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। सिंध पर अरबों ने आक्रमण किस वर्ष में किया था? 66 ईस्वी, 316 ईस्वी, 712 ईस्वी, 1191 ईस्वी। वैसे तो मध्यकालीन भारत के सीमा पर अरबों के आक्रमण की शुरुआत 7वीं शताब्दी के मध्य से ही हो गई थी, लेकिन इसमें अरबों को कोई खास सफलता नहीं मिली और उनके बहुत सारे गवर्नर इस काम में मारे गए। लेकिन 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया था। इस आक्रमण के काफी दूरगामी परिणाम हुए। क्या आपको पता है कि तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रांस की क्रांति पर निम्न में से किस विचारक का प्रभाव पड़ा? कार्ल मार्क्स का, अरस्तू का, मैकियावेली का या रूसो का? फ्रांसीसी क्रांति के बहुत से विचारों का प्रभाव पश्चिमी लोकतंत्र पर पड़ा है। इन विचारों को अनेक दार्शनिकों द्वारा दिया गया था। इन दार्शनिकों में सबसे प्रमुख नाम है रूसो का। रूसो द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख विचारों में असमानता पर बहस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रमुख हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या स्थूलबाहु?
जैन धर्म में तीर्थंकर उसे कहा जाता है जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र से खुद मुक्ति पा ली हो और दूसरों को उस मुक्ति का रास्ता दिखाया हो। ऋषभदेव, जिनको आदिदेव नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। क्या आपको पता है कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजन, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित इन 4 वर्णों को अवरोही क्रम में लिखें। आप यहाँ वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लें। पुरुष सूक्त मूल रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है। ये सूक्त पुरुष यानी परमात्मा को समर्पित है। वेद में ये एकमात्र सूक्त है जिसमें हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्न में से किस राजा की उपलब्धियों को बताता है? हर्षवर्धन की, अशोक की, समुद्रगुप्त की या खारवेल की? ये शिलालेख उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में स्थित है। 17 लाइनों का ये शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये शिलालेख चेदी वंश के राजा खारवेल के बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसमें खारवेल के 13 साल के शासन का उल्लेख है। क्या आपको पता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धौली का शिलालेख किस राजा से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन निम्न में से किस जगह किया गया? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में या उज्जैन में? पहली बार बौद्ध परिषद का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था। इसमें बुद्ध से जुड़ी कहानियाँ और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इस बौद्ध परिषद के बारे में जानकारी हमें विनय पिटक और संस्कृत बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसमें 500 अरहंतों ने भाग लिया था। क्या आपको पता है कि दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? मिथकों के अनुसार ये मस्जिद केवल 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई थी, मगर इस मस्जिद को बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में शुरू किया गया और ये 1199 में बनकर पूरी हुई। सूफी संतों के अनुसार इसका नाम मनुष्य के धरती पर बिताए गए छोटे से जीवन को बताता है। क्या आपको पता है कि ऐबक किस राजा का गुलाम जनरल था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा निम्न में से किसने शुरू की? बाबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने या हुमायूं ने? ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन की कागज़ की मुद्राओं से प्रभावित होकर चमड़े की मुद्रा को चालू किया था, लेकिन ये एक असफल प्रयोग रहा क्योंकि लोगों ने चमड़े की नकली मुद्राएं बनानी चालू कर दी। तुगलक के अलावा एक दिन के सुल्तान निजामुद्दीन ने भी चमड़े की मुद्रा चलाने का आदेश दिया। क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे प्रसिद्ध तुगलकी फरमान क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। बुद्ध, महावीर, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, इन महापुरुषों का कौन सा कालक्रम सही है? पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व, महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और भद्रबाहु का जन्म 367 ईसा पूर्व हुआ था। वैसे इन महापुरुषों के जन्म के वर्ष को लेकर काफ़ी मतभेद भी हैं। क्या आपको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में, 1585 में, 1580 में या 1570 में? तालिकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के गुटों के बीच हुई थी। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। इस युद्ध की हार जीत के कारणों को लेकर अनेक मतभेद हैं और इन कारणों को लेकर आज भी दक्षिण भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रही है।
क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। विष्णु निम्न में से किस समुदाय के द्वारा पूजे जाते थे? पशुपत समुदाय, तांत्रिक समुदाय, भागवत समुदाय, नयननार समुदाय। हिंदू धर्म में मुख्य 3 संप्रदाय आते हैं: शैव, वैष्णव और शाक्त। ये संप्रदाय अनेक संप्रदायों से मिलकर बनते हैं। भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है और इसमें विष्णु की पूजा होती है। प्रश्न में दिए गए बाकी सारे संप्रदाय शैव संप्रदाय हैं। क्या आपको पता है कि कश्मीर में किस संप्रदाय का प्रभुत्व था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर 1221 से 1327 तक बहुत से आक्रमण किए। इन आक्रमणों में मिली सफलता के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण किया और दिल्ली के बाहरी इलाकों तक भी पहुंच गए। इन आक्रमणों में ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत ने इन आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब दिया और मंगोल साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाई। क्या आपको पता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस शासक राजदूत ने विदिशा में भगवान कृष्ण की प्रशंसा में बेसनगर स्तंभ की स्थापना की थी? हेलियोडोरस, गोंडोफेरेंसे, मिलांडर या विक्रमादित्य। बेसनगर में स्थित इस स्तंभ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि यह वासुदेव को समर्पित है। इसकी स्थापना तक्षशिला के राजा एंटिआलकिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने 113 ईस्वी में की थी। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासनकाल में आया था। क्या आपको पता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह को, नानक को, बारबक शाह को या अमीर खुसरो को? अमीर खुसरो ने खुद को भारत का तोता या तूतीय हिंद नाम से बताया था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको उर्दू साहित्य और कव्वाली का पितामह भी माना जाता है। शालीमार बाग के प्रसिद्ध शिलालेख में इन्होंने कश्मीर को धरती की जन्नत बताया और यहाँ लिखी गई लाइनें आज भी प्रसिद्ध हैं। क्या आपको पता है कि ये प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किन मौर्य शासकों ने बराबर की गुफा को दान में दिया था? ऑप्शन 1 बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 बिंदुसार और अशोक, ऑप्शन 3 अशोक और दशरथ, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित हैं। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं और इसके पास ही नागार्जुनी पहाड़ी पर भी 3 गुफाएं स्थित हैं। बराबर की गुफाओं में पियदसी नाम और नागार्जुनी गुफाओं में देवा नाम पिय दशरथ का नाम मिलता है। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं को अशोक और दशरथ ने दान दिया था। क्या आपको पता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक समय के बारे में बताता है? ऑप्शन 1 अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 2 रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 3 मस्की घोषणा, ऑप्शन 4 कंधार का निचला शिलालेख। गुजरात के गिरनार पहाड़ियों पे 150 ईस्वी का अशोक का शिलालेख मिला है। इसमें 20 लाइनें हैं, लेकिन शुरुआत की 16 लाइनें काफ़ी डैमेज हैं। शुरुआती लाइनों में चंद्रगुप्त के शासनकाल में वाटर मैनेजमेंट और नहरों को लेकर किए गए काम का जिक्र है। चूंकि ये शिलालेख जूनागढ़ में मिले हैं, इसलिए इसको जूनागढ़ शिलालेख भी बोलते हैं। लेकिन ये रुद्रदमन कौन था जिसके ऊपर इस शिलालेख का नाम पड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मौर्य काल में विदेशी विषयों को निम्न में से कौन सा अधिकारी देखता था? ऑप्शन 1 महासामधिकार, ऑप्शन 2 प्रदेशिका, ऑप्शन 3 राजुक, ऑप्शन 4 युक्ता। मौर्य शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी।
वैसे तो सारी शक्तियां राजा के पास होती थीं, लेकिन राजा की मदद के लिए एक मंत्रिमंडल भी होता था। इस मंत्रिमंडल के मुखिया को मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कहा जाता था। इनमें राजुक भूमि मापन, युक्ता रेवेन्यू और महासामधिकार विदेश से संबंधित विषयों को देखता था। क्या आपको पता है कि प्रदेशिका किन चीजों पर नजर रखने का काम करता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? रवि राय, बलीराम भगत, जीवी मावलंकर, हुकम सिंह। अक्टूबर 1951 में हुए चुनाव के बाद अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा की स्थापना हुई थी। उस समय इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था। 1954 में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको दादा साहेब नाम से भी जाना जाता था। पहली लोकसभा के कार्यकाल के बीच ही इनका निधन हो गया था। क्या आपको पता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 फाहियान विक्रमादित्य, ऑप्शन 2 इत्सिंग स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 ह्वेनसांग हर्ष, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। उसने विक्रमादित्य और देवराज जैसी उपाधियां भी धारण की थी। उसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के बीच रहा। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया। यहाँ पर उसने संस्कृत का अध्ययन किया और बुद्ध धर्म की तमाम किताबों को पाली और संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में अनुवादित भी किया। क्या आपको पता है कि फाहियान द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान को जिस दिन अपनाया गया था वो है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक कुल 11 सत्रों में हुई चर्चा के बाद हमारा संविधान बना। जिस समय ये बनकर तैयार हुआ था उस समय उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इस दिन इसके कुछ गिने चुने अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। क्या आपको पता है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।